नमस्कार दोस्तों, एनपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं ज्यामिति, यह ज्यामिति का पार्ट नंबर 3 है। अब तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 2 का अध्ययन किया। पार्ट नंबर 2 में हम लोगों ने त्रिभुज तथा त्रिभुज के प्रकार का अध्ययन किया, अर्थात किसका अध्ययन किया था? त्रिभुज का, यानी जिसको हम कहें तो ट्राइएंगल का हमने अध्ययन किया था। और हमने देखा था कि त्रिभुज या त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं या त्रिभुज हम किसे कहते हैं, इन चीज़ों का अध्ययन किया था। अब आएंगे त्रिभुज में जो विभिन्न प्रकार के केंद्रक या मध्यिका की बात की जाती है, हम उसका अध्ययन करेंगे। देखिए, त्रिभुज में हम बात करें तो पहले नंबर पे आता है जिसका नाम है माध्यिका, फिर दूसरे नंबर पे आता है जिसका नाम है शीर्षलंब, फिर तीसरे नंबर पे आता है आपका जिसको हम बोलते हैं लंबार्धक, और जो चौथे नंबर पे आपको पढ़ना है इसमें, उसका नाम है कोणार्धक। इन्हीं चार का हमें अध्ययन करना। देखिए, हम मध्यिका किसे कहते हैं, अगर हम थोड़ी सी बात करें कि हम वास्तव में मध्यिका किसे कहते हैं, या शीर्षलंब किसे कहते हैं, या लंबार्धक किसे कहते हैं, या कोणार्धक किसे कहते हैं। चलिए हम बारी बारी से इनका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मध्यिका किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी भी त्रिभुज में अगर हम त्रिभुज की बात करें तो मान लीजिए एक त्रिभुज है। अब त्रिभुज में त्रिभुज के किसी भी भुजा के मध्य बिंदु से जो शीर्ष से हम मिलाते हैं मध्य बिंदु को, उसी को हम मध्यिका कहते हैं। यानी कहा जाए कि त्रिभुज में किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को शीर्ष से मिलाने वाली रेखा ही मध्यिका कहलाती है। यहां भी देखिए, अगर हम कहें तो किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है? मध्यिका। उसी का हम नाम देते हैं। तो यही मध्यिका है। अब देखिए, मध्यिका की जो कुछ विशेषताएं होती हैं वह महत्वपूर्ण होती हैं। तो देखिए, मध्यिका में आपने यही चीज पढ़ा कि त्रिभुज के किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है? मध्यिका कहलाती है। और मध्यिका में आप देखेंगे तो जो मध्यिका की विशेषता होती है भैया, पहले नंबर पे मध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल में विभाजित करती है। यानी कि हम कहें कोई एक मध्यिका ले लें तो आप देखेंगे यह मध्यिका त्रिभुज को दो बराबर भागों में विभाजित करेगी। यानी इधर का जो भाग है उसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से हम कहें तो एक मध्यिका ले लें तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी, यहां डी कर दीजिए, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। ए सी डी का क्षेत्रफल यानी कि जो मध्यिका होती है त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित कर देती है। फिर जो दूसरा पॉइंट इसका होगा, दूसरा पॉइंट देखिए, त्रिभुज की मध्यिकाएं, यानी देखिए ये तीन मध्यिकाएं हैं। मान लीजिए डी है, यहां ई है और यहां एफ है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज की मध्यिकाएं आपस में दो संबंध एक के अनुपात में विभाजित करती हैं। और यह अनुपात कहां से भैया लेंगे? हमेशा शीर्ष से। यानी कि मान लीजिए ओ पर यहां पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं तो जो OA की लंबाई अगर 2 सेमी है तो इसकी 1 सेमी होगी। अगर इसकी लंबाई अगर हम कहें 4 सेमी है तो इसकी लंबाई 2 सेमी होगी, क्योंकि दो संबंध एक के अनुपात में क्या करती हैं? विभाजित करती हैं। फिर अगले नंबर की हम बात करें, जो तीसरी विशेषता इसकी है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज है, यहां पे ऐसे त्रिभुज बड़ा सा बना दिया गया, ऐसे मान लीजिए कोई बड़ा त्रिभुज बनाया गया, तो देखिए यहां से अगर हम मध्यिका खींचते हैं और यहां से मध्यिका खींचते हैं और यहां से हम मध्यिका खींच दिए ऐसे, देखिए हमने मध्यिका खींचा, फिर यहां से अगर हम कोई मध्यिका खींचते हैं तो एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा
त्रिभुज में सबसे छोटी भुजा के सामने सबसे बड़ी माध्यिका, सबसे बड़ी माध्यिका तथा सबसे बड़ी भुजा के सामने सबसे छोटी माध्यिका होती है। यानी कि हम बात करें तो त्रिभुज में जो सबसे छोटी भुजा उसके सामने सबसे बड़ी माध्यिका होगी और जो सबसे बड़ी भुजा है उसके सामने सबसे छोटी माध्यिका होगी। यह माध्यिका की कुछ विशेषताएं थी। इसके बाद माध्यिका के बाद हम लोगों का दूसरा पॉइंट क्या था? तो दूसरा पॉइंट था शीर्षलंब। अब देखिए शीर्षलंब किसे कहते हैं, चलिए शीर्षलंब को समझते हैं। अब बात करें हम शीर्षलंब की, देखिए हम शीर्षलंब किसे कहते हैं? तो हम शीर्षलंब की जब बात करें तो किसी भी त्रिभुज में शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब ही शीर्षलंब कहलाता है। यानी किसी भी त्रिभुज में शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्षलंब कहलाता है। जैसे हमने सम्मुख भुजा से इस पे लंब डाल दिया तो यही शीर्षलंब कहलाता है। तीसरा नंबर क्या था भैया? अब तीसरे नंबर की बात हम करें तो जिसका नाम था लंबार्धक। तीसरा जो नंबर था वह क्या था? लंबार्धक। अब देखिए लंबार्धक की यदि हम बात करें तो लंबार्धक किसे कहते हैं? तो यहां पे ध्यान दीजिए, अगर किसी त्रिभुज में भुजाओं की लंबार्धक रेखाएं जो होती हैं वही लंबार्धक कहलाती हैं। यानी कि हम ऐसी लंब रेखा डालें जो भुजाओं को समान दो भागों में विभाजित करे तो इसी रेखा को हम क्या कहेंगे भैया? लंबार्धक रेखा कहेंगे। सही, इसी को हम त्रिभुज का क्या कहते हैं? लंबार्धक कहते हैं। यानी कि किसी भी त्रिभुज में भुजाओं को समान दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा तथा भुजाओं पे लंब हो तो उसी रेखा को हम क्या कहते हैं? लंबार्धक कहते हैं। फिर अगला नंबर आया था जिसका नाम था कोणार्धक। जो चौथा नंबर था वह क्या था? कोणार्धक। अब कोणार्धक की हम बात करें तो त्रिभुज के कोणों के अर्धक, यानी देखिए यह त्रिभुज है, इसके कोणों के अर्धक को ही हम क्या कहते हैं? कोणार्धक कहते हैं। कोणों के अर्धक का मतलब कोणों को आधा आधा विभाजित करने वाली रेखा ही कोणार्धक कहलाती है। अब देखिए इतना तो हम लोगों ने त्रिभुज के बारे में समझा। अब त्रिभुज के विभिन्न प्रकार के केंद्रक इनके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, तो चलिए समझते हैं। यानी कि हमारा पॉइंट होगा त्रिभुज के विभिन्न प्रकार के केंद्रक, यानी कि त्रिभुज के विभिन्न प्रकार के केंद्रक। अब देखिए त्रिभुज के जो विभिन्न प्रकार के केंद्रक हैं उसमें से सबसे पहला आता है जिसका नाम है केंद्रक, या इसको हम बोलते हैं गुरुत्व केंद्र। फिर जो दूसरा नंबर आता है भैया उसका नाम है लंब केंद्र। और जो तीसरा नंबर आता है जिसका नाम है अंतः केंद्र। और जो चौथा नंबर पढ़ना है उसका नाम है परिकेंद्र। तो अब समझते हैं कि हम किसे केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहते हैं, किसे लंब केंद्र कहते हैं, किसे हम अंतः केंद्र कहते हैं और किसे परिकेंद्र कहते हैं। हम लोग इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। चलिए सबसे पहला नंबर आता है जिसका नाम है केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। देखिए केंद्रक या गुरुत्व केंद्र क्या होता है? जैसे आप तीन त्रिभुज में इसको समझिएगा। मान लीजिए एक त्रिभुज आपका यह त्रिभुज हो गया, अगला जो त्रिभुज हुआ समकोण त्रिभुज हुआ, और जो एक त्रिभुज हमने बनाया वह त्रिभुज बनाया जिसको हम कह सकते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अब यहां देखिए केंद्रक या गुरुत्व केंद्र क्या होता है? तो हम कह सकते हैं त्रिभुज की जो मध्यिका आपने अभी खींचा था कि त्रिभुज के भुजाओं को समान दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा ही मध्यिका कहलाती है ना, ABC।
यहाँ भी देखिए ABC। तो यहाँ देखिए त्रिभुज के भुजाओं की जो मध्यिकाएं आपस में जहां विभाजित करती हैं वही क्या होता है भैया, यही उसका केंद्रक या गुरुत्व केंद्र होता है। यहां देखिए, यहां भी अगर कहें इसके भुजाओं की मध्यिका, अब देखिए यहां भी इसके भुजाओं की मध्यिका, यहां भी देखिए इसके भुजाओं की मध्यिका आपस में जहां काट रही है, जहां प्रतिच्छेदित कर रही हैं, वही इसका केंद्रक होगा। यहां भी देखिए, यहां त्रिभुज की मध्यिका, भुजाओं की जो मध्यिका है, यहां भी देखिएगा इस त्रिभुज के भुजाओं की जो मध्यिका है, और यहां भी देखिएगा कि इस त्रिभुज के जो भुजाओं की मध्यिका है आपस में जहां प्रतिच्छेदित कर रही है उसी का नाम केंद्रक या गुरुत्व केंद्र है। यानी कि अगर हम केंद्रक या गुरुत्व केंद्र की बात करें तो हम कह सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज में जो भुजाओं की मध्यिकाएं होती हैं आपस में जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज का केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहते हैं। एक चीज यहां से प्रश्न देखिए पूछता है हमेशा, देखिएगा त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र या केंद्रक, चाहे वह न्यून कोण त्रिभुज रहा हो, चाहे समकोण त्रिभुज रहा हो, चाहे अधिक कोण त्रिभुज रहा हो, सभी में आपने एक पॉइंट नोट किया होगा कि सभी प्रकार के त्रिभुजों में या त्रिभुज में जो केंद्रक होता है, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र त्रिभुज के अंदर होता है। यानी कि हम बात करें तो जो केंद्रक या गुरुत्व केंद्र होता है, चाहे वह न्यून कोण त्रिभुज हो, चाहे समकोण त्रिभुज हो, चाहे अधिक कोण त्रिभुज हो, किसी भी प्रकार के त्रिभुज में आपने देखा कि यह अंदर ही होता है, इसको हम जी से दिखाते हैं। लेकिन अब जो दूसरा नंबर है उसका नाम है लंब केंद्र। चलिए लंब केंद्र को हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं भैया? लंब केंद्र को। आ जाइए हम लंब केंद्र की बात करते हैं। लंब केंद्र, अब देखिए लंब केंद्र क्या है, वही बना लीजिए, एक ठो न्यून कोण त्रिभुज बना लीजिए, एक ठो समकोण त्रिभुज, और एक त्रिभुज आप कौन सा बनाइए? अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, 3 त्रिभुज आप बना सकते हैं। अब देखिए लंब केंद्र क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब आपस में जहां भी विभाजित करता है वही लंब केंद्र होता है। अब देखिए यहां से यहां हम लंब डाल दिए, ठीक है, यहां से भी हमने लंब डाला, यहां से भी आप लंब डालिए, यानी 90 अंश की कोण बनाती हुई रेखा खींचिए। ठीक है, यहां भी वही कार्य, और यहां जहां विभाजित करेगा उसी का नाम क्या होगा? लंब केंद्र होगा। ये देखिए लंब केंद्र है। अब यहां आप लंब डालिए, तो यहां से तो आप इस पे लंब डाल सकते हैं यहां, लेकिन जब यहां से लंब डालिएगा तो सीधा होता है ना, देखिएगा ऐसे ही जाएगा सीधा, यहां से इस पे लंब डालिएगा तो इधर ही जाएगा। अब देखिए यहां से इस पर तो लंब डाला जा सकता है, ठीक है, यह लंब है, यह लंब है, लेकिन अब आगे जब लंब डालेंगे, यहां पे ध्यान दीजिए, इस रेखा से जब हम लंब डालेंगे इस पे तो आगे ऐसे बढ़ेगी, और इससे जब लंब डालेंगे तो आगे ऐसे बढ़ेगी। यानी इस रेखा को यदि हम ऐसे बढ़ाएं तो आप देखेंगे कि यहां ऊपर काटेगा। तो एक चीज हम कह सकते हैं भैया, देखिए यहां पे देखिए पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर होता है। देखिएगा त्रिभुज के अंदर है, त्रिभुज के अंदर होता है, त्रिभुज के अंदर होता है। जबकि दूसरा पॉइंट अगर हम कहें तो दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहां होता है? तो समकोण वाले शीर्ष पर होता है, समकोण वाले
शीर्ष पर होता है। जबकि तीसरा पॉइंट हम यह चीज नोट कर सकते हैं कि अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र, अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर होता है। और आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि वह कौन सा त्रिभुज है जिसका लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर होता है। या फिर पूछेगा लंब केंद्र हम कैसे निर्धारित करेंगे, तो आप सीधी सी बात शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब जो डालेंगे और यह लंब आपस में जहां काटेंगे वही लंब केंद्र होगा। फिर जो अगला नंबर था, जो तीसरा नंबर हम लोगों को पढ़ना था, वह कौन सा नंबर था भैया, तो उसका नाम था अंतः केंद्र। और यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया अंतः केंद्र को लेके। देखिएगा जो तीसरा नंबर है उसका नाम है अंतः केंद्र। अब अंतः केंद्र की हम बात करें तो देखिए यहां भी 3 त्रिभुज बना लेते हैं, एक न्यून कोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज और एक हमने बना दिया अधिक कोण त्रिभुज। 3 त्रिभुज हमने बना दिया। देखिए ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। अब देखिए अंतः केंद्र कैसे निर्धारित करते हैं, तो त्रिभुज के कोणों के अर्धक आपस में जहां पर काटते हैं, त्रिभुज के कोणों के अर्धक आपस में जहां पर काटते हैं वही त्रिभुज का क्या होता है, अंतः केंद्र होता है। देखिए त्रिभुज के कोणों के अर्धक आपस में जिस बिंदु पर काटते हैं वही कोणों का क्या होता है भैया, अर्धक होता है। अब यहां भी देखिए वही त्रिभुज के कोणों के अर्धक यहां भी खींच दीजिए, त्रिभुज के कोणों का अर्धक यहां भी खींच दीजिए। यानी त्रिभुज के कोणों के अर्धक आपस में जिस बिंदु पर काटते हैं वही त्रिभुज का क्या होता है, अंतः केंद्र। यह भी क्या होगा, अंतः केंद्र होगा। अब एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि चाहे वह न्यून कोण त्रिभुज रहा हो, चाहे समकोण त्रिभुज रहा हो, चाहे अधिक कोण त्रिभुज रहा, सभी के अंतः केंद्र कहां दिखाई दे रहे हैं, त्रिभुज के अंदर ना। तो हम लिख सकते हैं कि सभी प्रकार के त्रिभुजों के अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर होते हैं। यानी कि सभी प्रकार के त्रिभुज, सभी प्रकार में कौन सा, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। यानी कि चाहे वह न्यून कोण त्रिभुज हो, चाहे समकोण त्रिभुज हो, चाहे अधिक कोण त्रिभुज हो, सभी के अंतः केंद्र कहाँ होते हैं, त्रिभुज के अंदर होते हैं ना। फिर चौथा जो हम केंद्र पढ़ रहे थे वह कौन सा केंद्र था, तो वह केंद्र जो हमारा था उसका नाम था परिकेंद्र। और इन दोनों से प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछता है, तो चौथा जो नंबर है उसका नाम है परिकेंद्र। अब देखिए परिकेंद्र, परिकेंद्र क्या होता है वैसे ही आप बना लीजिए पुनः। आप कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज बनाया, फिर हमने अधिक कोण त्रिभुज बनाया, ठीक है। मतलब एक कोण अधिक कोण हो तो अधिक कोण त्रिभुज, ए बी सी, ए बी सी और ए बी सी। अब देखिए किसी भी त्रिभुज का परिकेंद्र कैसे निर्धारित किया जाता है, तो हम कह सकते हैं भुजाओं के लंबार्धक द्वारा। यानी भुजाओं पे हम क्या डालेंगे भैया, लंब डालेंगे। यहां से भी हमने भुजाओं पे लंब डाल दिया और लंबार्धक खींचेंगे हमेशा। मतलब समान दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा भी हो और इस पे लंब भी हो भुजाओं पे, तो वही लंबार्धक कहलाती है ना। अब जो लंबार्धक खींचेंगे या जहां पे काटेगा उसी का नाम क्या होगा, परिकेंद्र होगा। अब यहां देखिए इसका भी वैसे ही लंबार्धक खींचते हैं। देखिए अगर इस भुजा का हम लंबार्धक खींचें तो ऐसे खींचा जा सकता है, लेकिन इस भुजा का जब हम लंबार्धक करेंगे तो ऐसे ही जाएगा, और इस भुजा का भी जब लंबार्धक करेंगे तो ऐसे ही जाएगा। यानी कि अब यहां आ जाइए अधिक कोण त्रिभुज में, ध्यान दीजिए। अब इस भुजा का आप लंबार्धक खींचिए, ठीक है, लंबार्धक हमने खींचा, यहां इसका लंबार्धक होगा। फिर इसका हमने लंबार्धक खींचा तो ऐसे होगा, फिर जब हमने इसका लंबार्धक खींचा तो ऐसे होगा। अर्थात
आपने 3 पॉइंट में यह चीज समझा कि पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर होता है। जबकि दूसरा आपने देखा अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहां है, तो आप कह सकते हैं अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहां हो गया भैया, तो आप कह सकते हैं कर्ण का मध्य बिंदु होता है, कर्ण का मध्य बिंदु होता है। फिर जो तीसरा पॉइंट हम नोट कर सकते हैं कि अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र, अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहां होता है, त्रिभुज के बाहर होता है। देखिए यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वह कौन सा त्रिभुज होता है जिसका परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर होता है, तो न्यून कोण त्रिभुज। वह कौन सा त्रिभुज होता है जिसका परिकेंद्र त्रिभुज के कर्ण का मध्य बिंदु होता है, तो समकोण त्रिभुज। और वह कौन सा त्रिभुज जिसका परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर होता है, तो वह अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए इतने पॉइंट को हमने समझा कि वास्तव में अगर हम कहें तो केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहां होता है, तो आपने कहा तीनों प्रकार के त्रिभुजों का गुरुत्व केंद्र या केंद्रक त्रिभुज के अंदर होता है। फिर इसके बाद हमने कहा कि लंब केंद्र कहां होता है, तो आपने कहा न्यून कोण त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर, अधिक कोण त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र समकोण वाले शीर्ष पर, और अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर। फिर आया था अंतः केंद्र, तो आपने कहा था सभी प्रकार के त्रिभुजों का अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर होता है। फिर इसके बाद हमने कहा था कि परिकेंद्र, तो आपने देखा कि न्यून कोण त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर, समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर, और अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर होता है। इसके बाद हम देखेंगे आगे। देखिए एक त्रिभुज होता है जिसका नाम है समबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो, उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, यही ना। तो देखिए समबाहु त्रिभुज की अगर हम बात करें तो इसमें 2 पॉइंट आप लिख लीजिएगा कि समबाहु त्रिभुज में चाहे वह आप कहें मध्यिका या फिर आप कहें जो लंबार्धक या जिसको हम बोलते थे शीर्ष लंब, या जिसको आप बोलते थे लंबार्धक, फिर एक जो आपका था वह क्या था भैया, कोणार्धक। यानी समबाहु त्रिभुज में मध्यिका, शीर्षलंब, लंबार्धक या कोणार्धक क्या होते हैं, समपाती रेखा होती है। अगर हम कहें कि आप समबाहु त्रिभुज में चाहे मध्यिका खींचिएगा, चाहे शीर्षलंब खींचिएगा, चाहे लंबार्धक खींचिएगा, चाहे कोणार्धक खींचिएगा, सभी एक ही रेखाओं से होकर गुजरेंगे। मतलब सभी रेखाएं एक ही रेखा पर से होकर गुजरेंगी, चाहे वह मध्यिका होगी, चाहे शीर्षलंब होगी, चाहे लंबार्धक होगी, चाहे कोणार्धक होगी। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं कि समबाहु त्रिभुज में मध्यिका, शीर्षलंब, लंबार्धक तथा कोणार्धक कहां होते हैं, तो समपाती रेखा होती है। फिर दूसरा पॉइंट, समबाहु त्रिभुज में जो आपने अभी पढ़ा था कि केंद्रक, फिर आपने पढ़ा था लंब केंद्र, फिर आपने जो पढ़ा था अगला नंबर जो था अंतः केंद्र, फिर आपने जो पढ़ा था वह परिकेंद्र।
यानी कि हम बात करें कि समबाहु त्रिभुज में केंद्रक, लंब केंद्र, अंतः केंद्र या परिकेंद्र क्या होते हैं? एक संपाती बिंदु होता है। और आपसे अक्सर प्रश्न यह पूछ लिया जाता है कि वह कौन सा त्रिभुज है जिसमें मध्यिका, शीर्षलंब, लंबार्धक और कोणार्धक एक संपाती रेखा होगी, तो आप कहेंगे समबाहु त्रिभुज। या फिर आपसे पूछा जाता है कि किस त्रिभुज में केंद्रक, लंब केंद्र, अंतः केंद्र या परिकेंद्र एक ही बिंदु होता है या संपाती बिंदु होता है, तो वह भी क्या होगा भैया? समबाहु त्रिभुज। अब देखिए, आपके दिमाग में आता होगा कि यह अंतः केंद्र क्या है। तो ऐसा केंद्र जिससे होकर हम क्या कर सके भैया? त्रिभुज के अंदर एक वृत्त की रचना कर सकें, जिसको हम क्या कहेंगे? अंतः केंद्र कहेंगे। और हमेशा ध्यान दीजिएगा, इस अंतः केंद्र से त्रिभुज के भुजाओं की लंबवत दूरी हमेशा बराबर होती है। यानी कि अगर कहें यह दूरी इस दूरी के बराबर होगी हमेशा, ध्यान दीजिएगा। फिर अगर हम बात करें परिकेंद्र हम किसे कहते हैं? तो ऐसा केंद्र जिसके बाहर यानी कि ऐसा त्रिभुज का केंद्र जिसके बाहर या तीनों शीर्षों से होकर हम एक वृत्त की रचना कर सकें, उसी बिंदु को हम परिकेंद्र कहते हैं। और हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो परिकेंद्र होता है, परिकेंद्र से शीर्षों की दूरी क्या होती है? हमेशा समान रहती है। यानी कि यहां यह दूरी हमेशा बराबर रहेगी। तो अंतः केंद्र में आपने देखा कि ऐसा केंद्र जिससे होकर हम क्या करें? त्रिभुज के अंदर एक वृत्त की रचना कर सकें, उसी को हम अंतः केंद्र कहते हैं। और अंतः केंद्र में आप देखेंगे कि अंतः केंद्र से भुजा की लंबवत दूरी एक बराबर होती है। चाहे किसी भुजा की आप दूरी ले लीजिएगा, हमेशा समान रहेगी। परिकेंद्र, अगर हम परिकेंद्र की बात करें तो ऐसा केंद्र जिससे हम त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर बाहर वृत्त खींच सकें, उसी को हम परिकेंद्र कहते हैं। और परिकेंद्र से त्रिभुज के शीर्षों की दूरी क्या होती है भैया? सदैव समान होती है। तो इसी को हम कहते हैं अंतः केंद्र या परिकेंद्र। अब अगले वाले एपिसोड में हम लोग जो त्रिभुज पर आधारित बहुत से प्रश्न बनते हैं, जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप देखेंगे बहुत से, जो भी अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो ऐसा नहीं है कि त्रिभुज से प्रश्न नहीं बनता। तो हम लोग अगले पार्ट में यह चीज़ देखने का प्रयत्न करेंगे कि वास्तव में त्रिभुज से कैसे कैसे आज तक के एग्जाम में प्रश्न बने या कैसे प्रश्न बन सकते हैं, उन प्रश्नों को हम लोग हल करने का प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप वीडियो को अगर लगातार पढ़ना चाहते हैं तो आप क्रमशः सभी वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि यहाँ हम लोग एक पॉइंट दर पॉइंट पढ़ाने का प्रयत्न करेंगे और एक सिलेबस को पूरे एक तरीके से हम लोग पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।